क्या आप जानते हैं, कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा था। कत्ल के बाद बनाई ऐसी कहानी की जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ओढ़ियों कहानी अब भी उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई और पहाड़ों की वादियों में लोकेशन मिलती थी और होटल में रुकती थी। अच्छे खासे तेज दिमाग वाले लोग भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएं। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी है? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्मी मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं मोनिका यादव केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर। ये बहुत फेमस जगह है। इसे यूपीएसएससी एस्पिरेंट्स का हब भी माना जाता है। यहाँ ज़्यादातर यूपीएसएससी की तैयारी करने वाले लोग रहते हैं। 2020 में यहीं आम लोगों की तरह एक लड़की भी यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए आई थी। लड़की का नाम था मोनिका यादव। इसे जानने वाले लोग मोना कहकर पुकारते थे। इनकी एज थी 28 साल। इनका मूल रूप से निवास स्थान बुलंदशहर का था। 2020 में ये दिल्ली के मुखर्जी नगर आई थी। इसके अगले साल सितंबर 2021 में इन्होंने अपने घर वालों को कॉल करना बंद कर दिया। 8-9 सितंबर से बात होनी बंद हो गई। शुरुआत में तो ऐसा कुछ अजीब था नहीं, क्योंकि कभी कभार मोना अपनी बहन या माँ को कॉल करती थी, क्योंकि ये इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो इन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। इनके पिताजी पुलिस में थे। 2011 में किसी दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। घर पर एक माँ और 3 बेटियां थीं, जिसमें से मोना सबसे छोटी थी। कुछ दिन गुजरता है, माँ या बहन को मोना का कॉल नहीं आया तो स्कूल टीचर बहन ने खुद मोना को कॉल किया, ऐसे ही हालचाल के लिए नॉर्मल। लेकिन मोना कॉल नहीं पिक करती है। बहन को लगा कि वह पढ़ाई में बिजी होगी, कॉल देखेगी तो वापस कॉल बैक करेगी। अब इसमें भी कुछ दिन बीते हैं, लेकिन मोना ने कॉल नहीं किया। इस बारे में बहन ने मां को बताया। अब दोनों सोच में थोड़े परेशान होकर मोना को कॉल करते हैं। अभी भी वह फोन नहीं उठा रही। मोना का एक दोस्त भी था दिल्ली में, सुरेंद्र राणा। पहले मोना दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थी। 2014 में इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया था। पुलिस की पीसीआर यूनिट में इनकी ड्यूटी लगी थी। यहीं पर थे सुरेंद्र राणा, जो पीसीआर यूनिट में एक ड्राइवर का काम करते थे। ये एक हेड कांस्टेबल भी थे। चूंकि मोना और सुरेंद्र एक ही यूनिट में काम करते थे तो इनकी जान पहचान भी हो गई थी, दोस्ती थी। मोना से सुरेंद्र 12 से 15 साल बड़े थे। मोना इन्हें डैड कहकर बुलाती थी, इन्हें पिता समान मानती थी। सुरेंद्र भी मोना को बेटा बोलते थे। मोना ने कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान ही यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था। इन्होंने एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया। अब यह दिल्ली में कांस्टेबल से यूपी में सब इंस्पेक्टर बनने वाली थी, पर मोना ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया। इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान ही यह सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही थी। कांस्टेबल को तो दिन भर इधर उधर दौड़ना पड़ता है, कभी यहाँ जाओ तो कभी वहाँ। इस समय मोना को प्रिपरेशन का जरा भी टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लिया। इन्होंने सोचा कि अगर ये पूरी लगन से यूपीएसएससी की तैयारी करें तो उसे भी क्लियर कर सकती हैं। इनका बचपन से ही आईपीएस बनने का सपना था। ये पढ़ाई में काफ़ी तेज भी थी। थोड़ी मेहनत करें तो इसे भी क्लियर कर सकती हैं। घर वाले तो हमेशा से ही सपोर्टिव थे ही। साल 2020 में मोना ने कांस्टेबल की नौकरी से रिजाइन कर दिया और मुखर्जी नगर चली गई। यहाँ पर ये एक पीजी में रहकर यूपीएसएससी की तैयारी करने लगी। दिल्ली में इनके अच्छे दोस्त सुरेंद्र तो था ही, इन्होंने ही मोना को गाइड किया, हेल्प की। ये एक लोकल गार्जियन के समान थे। सुरेंद्र का घर दिल्ली के अलीपुर में था। चूंकि सुरेंद्र और मोना अच्छे दोस्त थे तो मोना अपने घर के फंक्शंस में भी इन्हें बुलाती थी। सुरेंद्र जाते भी थे। इस तरह से मोना के घर वाले भी सुरेंद्र को अच्छे से जानने लगे थे। सितंबर 2021 में जब मोना ने घर वालों को कॉल करना बंद कर दिया तो मोना की बहन सुरेंद्र को फ़ोन लगाती हैं। इन्हें बताया कि मोना फ़ोन नहीं उठा रही है। अब तो 2-3 हफ्ते हो गए, कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। ये सुनकर सुरेंद्र भी हैरान होते हैं। पहले सुरेंद्र की भी मोना से बात होती रहती थी। कभी कभार ये उससे मिलने के लिए मुखर्जी नगर भी जाते थे, लेकिन पिछले कई दिनों से इनकी भी मोना से बात नहीं हुई थी। इन्होंने अब ध्यान दिया। दरअसल ड्यूटी में बिजी होने की वजह से इन्होंने गौर नहीं किया था। सुरेंद्र ने मोना की बहन से बोला
कि ड्यूटी के बाद जाकर देखेंगे ये पीजी गए भी, लेकिन वहां पर मोना नहीं थी। थोड़ा आसपास पता किया तो जानकारी मिली कि 8-9 सितंबर से ही लड़की नहीं दिखी। पीजी में उसकी किताबें, सामान वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी तक मोना को गायब हुए महीने भर हो चुका था। सुरेंद्र ने मोना की बहन को बोला कि मोना पीजी में नहीं है, आप जल्दी से यहां आ जाओ। अब 20 अक्टूबर 2021 को मोना की बहन बुलंदशहर से दिल्ली के मुखर्जी नगर आई। सुरेंद्र भी इनसे मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग साथ में मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन गए। बताया कि मोना नाम की लड़की महीने भर से लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब एक होनहार लड़की जो दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल थी, यूपी में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया, यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। सबको विश्वास था कि यूपीएसएससी भी क्लियर कर लेगी, बड़ा अफसर बनेगी। ऐसी लड़की आखिर कहां जा सकती है। इन्होंने मोना की बहन को बड़े ऑफिसर से भी मिलवाया। मुखर्जी नगर पुलिस मामला दर्ज करके उस पर कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मोना की बहन से बाकी परिवार के लोगों से उनका बयान लिया जाता है। आखिरी बार मोना से कब बात हुई थी, कहां उसे देखा गया था। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के टच में थे, हमेशा अपडेट लेते रहते थे। खाली समय में उनके साथ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मोना के घर पर भी ये जाते हैं, उनको संभालते हैं, क्योंकि एक जवान बेटे की गायब होने का गम था। चूंकि सुरेंद्र पुलिस में थे, इनके बहुत लोगों से कांटेक्ट होंगे, खबरी होंगे, मुखबिर होंगे। ऐसे ही एक दिन सुरेंद्र को मुखबिर से कुछ जानकारी मिलती है। इन्होंने कॉल करके मोना के घर वालों को भी जानकारी दी। इसमें था कि मोना एक लड़के से प्यार करती है। लड़के का नाम है अरविंद। मोना अरविंद के साथ ही कहीं चली गई। यह सुनकर घर वालों को बहुत हैरानी हुई। आखिर मोना ऐसा कैसे कर सकती है। हमने तो कभी भी उस पर किसी चीज का दबाव नहीं बनाया। वह हमेशा अपनी बातें हमें बताती थी। कभी उसने अपने प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया, जिक्र तक नहीं किया। आज वो बिना बताए उसके साथ क्यों चली गई। जब पुलिस को यह बात पता चला तो ये कहने लगे कि लड़की अपने किसी लवर के साथ चली गई है, वो गायब नहीं है। ये प्यार वैर का चक्कर है, वो घर आ जाएगी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह से पुलिस ने केस में काम करना स्लो कर दिया। अब तो ना के बराबर ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उधर घर वाले मोना को लेकर परेशान थे। पता नहीं वह किस हालत में होगी इसके। इस तरह जाने से समाज में परिवार की बदनामी हो रही थी कि कैसे संस्कार दिए हैं। इससे पूरा परिवार डिप्रेशन में जाने लगा था। कुछ हफ्तों के बाद मोना के नंबर से उसका एक वॉइस मैसेज किसी परिजन के फोन पर आता है। इसमें मोना ने बोला कि वह ठीक है, सही सलामत है, ये जल्दी ही घर आ जाएगी। ऐसा ही कुछ मैसेज था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद अरविंद नाम के शख्स ने मोना के किसी परिजन को कॉल किया और बोला कि मैं अरविंद हूँ, मोना मेरे साथ है, हम दोनों रोहतक जा रहे हैं, हमने शादी कर ली है, लेकिन मेरे घर वाले शादी के खिलाफ हैं, वह हमें ढूंढ रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, इसीलिए हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है। आप लोग चिंता मत करिए, 10-12 दिनों में मामला ठीक हो जाएगा, तब मैं मोना को घर ले आऊँगा। इधर से परिजन ने बोला कि आप एक बार मोना से बात कराइए। फिर अरविंद ने बोला कि वह बहुत डरी हुई है, बात करने की हालत में नहीं है, पर वो ठीक है, हम जल्दी ही घर आ जाएंगे, हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। घर वालों ने हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को यह बात बताई। उन्हें एक एड्रेस मिला, ये किसी होटल का था। पुलिस तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही थी। एड्रेस मिलते ही मोना की बहन और सुरेंद्र उस जगह पर वहां होटल में रिसेप्शन पर पता किया। रूम मोनिका के नाम से रजिस्टर्ड था, यानी मोना होटल में चेक इन करते समय रिसेप्शन वाले आईडी प्रूफ मांगते हैं, यहां भी मांगा गया था। रूम बुक करने के लिए मोना का आधार कार्ड यूज हुआ। फिर कमरे की तलाशी ली जाती है। यहां से मोना के किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी मिलती है। इससे कंफर्म हुआ कि मोना यहीं पर रुकी हुई थी। हम थोड़ा लेट हो गए, वरना उसे मिल लेते हैं। पुलिस मोना के बैंक अकाउंट पर भी नजर रख रही थी। मोना के एटीएम कार्ड से इस होटल के आसपास के एटीएम से पैसे निकाले गए थे, उसका सीसीटीवी देखा गया। इसमें एक आदमी हेलमेट लगाए पैसे निकाल रहा था। लगा कि यह अरविंद होगा। मोना के अकाउंट से कभी पैसे निकाले जाते तो कभी ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट होता है। इसी में सुरेंद्र की जैसे तैसे मोना से फोन पर बात हुई, मोना के नंबर पर ही हुई। इसमें सुरेंद्र मोना से कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं, तुम कहां पर हो, एक बार अपनी मां से बात कर लो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मोना ने बोला कि उसे नहीं करना, वह जहां भी है। ठीक है, घर जाऊंगी तो बेकार में मूड खराब होगा। ऐसा ही कुछ इनमें बातें होती हैं। सुरेंद्र ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली और मोना के परिवार को भेज दिया। मोटे मोटे तौर पर यही था कि मोना अभी घर पर नहीं आना चाहती है, वो जहां भी है। ठीक है,
इसी शाम में सुरेंद्र को इनके मुखबर से एक और चीज पता चली और एक सबूत भी हाथ लगी, क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा था और देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही थी। तो मोना ने भी अपना वैक्सीनेशन कराया था। सुरेंद्र को मोना का यही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इन्होंने मोना के परिजनों को सर्टिफिकेट भेज दिया। घर वालों को तसल्ली हुई कि वह ठीक है, लौट आएगी, अब तो कोविड का वैक्सीन भी लगवा लिया है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मोना और अरविंद अलग अलग जगहों पर भटक रहे थे। बीच बीच में अरविंद यानी मोना को भगाकर शादी करने वाला मोना के परिजनों को कॉल भी कर रहा था। अभी तक तो 2023 साल आ गया। इन्हीं 1.5-2 सालों में टोटल 5 बार बातें हुई। ये बातें मसूरी, आर्शिकेश पंजाब, हरियाणा और देहरादून के होटल से हुई थी। जैसे ही मोना की बहन को जगह का पता चलता, वह सुरेंद्र के साथ उस जगह पर जाती है। वहां के रिसेप्शन पर देखती, यहां से पता चलता कि मोना यहां पर आई थी, फिर चली गई। एक बार तो कर्नाटक में भी लोकेशन मिला था। अब तक तो 2 साल बीत चुके थे। मोना की बहन भी इधर उधर दौड़ भाग कर रही थी, पर किसी भी होटल में मोना नहीं मिली। लेकिन यह तो कंफर्म हो रहा था कि मोना इन्हीं जगहों पर ठहरी हुई थी। कभी कभी तो बहन पुलिस स्टेशन भी जाती, मुखर्जी नगर के रात भर वहीं बैठकर इंतजार करती थी कि कब पुलिस वाले बहन की खबर दें। फिर सुबह में बुलंदशहर वापस लौट जाती थी, क्योंकि वह एक स्कूल टीचर थी, तो ऐसे ही छुट्टी लेकर बार बार नहीं आ सकती थी। अपना काम भी देखना था। सुरेंद्र भी कई बार पुलिस स्टेशन जाकर केस की अपडेट लेते और फटकार लगाते कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से करिए। सुरेंद्र लगातार पुलिस वालों और परिवार के टच में थे। इन्वेस्टिगेशन में जो होता है यह खुद ही मोना के परिजनों को बताते हैं। अब तक तो मोना को गए लगभग 2 साल बीत चुके थे। जुलाई 2023 के आसपास एक दिन मोना की स्कूल टीचर बहन सोचती हैं कि इनकी बहन को गए इतने दिन हो चुके हैं। शादी करने के बाद वह और अरविंद भागे थे। अरविंद ने बोला था कि 10 से 12 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये घर पर आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। अब तक तो उस अरविंद के घर वालों ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया होगा। मोना तो जानती है कि हम लोग कैसे हैं, कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं। अगर वह लोग यहाँ पर आते तो कहीं और से ज़्यादा यहाँ सुरक्षित होते हैं। 5 बार अरविंद ने अलग अलग नंबरों से कॉल किया था। हम लोग जब भी उसे मोना से बात करवाने को बोलते तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था और बात नहीं करवाता था। मोना ने आज तक अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? हम तो कभी भी उसके प्यार के दुश्मन नहीं थे। मोना की मौजूदगी के लिए उसके पति के कॉल्स, होटल में उसके होने के सबूत, सब कुछ तो मिल रहे थे, लेकिन मोना नहीं मिल रही थी। इन्हीं सब चीज़ों में मोना की बहन को कुछ खटकता है। पुलिस भी कुछ खास कर नहीं रही थी। इन्हें लगता था कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मोना की बहन ने माँ से अपने मन के विचार बताएं। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये दिल्ली जाएंगी और कमिश्नर से बात करेंगी। कभी कभार कमिश्नर साहब जन सुनवाई किया करते थे। दिल्ली में जुलाई में जब सुनवाई हुई तो मोना की बहन भी यहाँ पर जाती हैं। इन्होंने कमिश्नर के सामने सारी कहानी बता दी। इनकी पिछले 2 सालों से बहन से बात नहीं हुई, न तो कभी उसे देखा, न उसने कभी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। कैसे कैसे उसके पति अरविंद के फ़ोन आते हैं, होटल्स में वो रहते हैं। कोविड वैक्सीन लगाया, अरविंद मोना से बात भी नहीं करने देता। मुखर्जी नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, वो लोग भी कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब सुनकर कमिश्नर को भी थोड़ा अजीब लगा। मामला इनके ही महकमे की एक्स कांस्टेबल की गुमशुदगी का था। जब पुलिस अपने कनेक्ट को नहीं ढूंढ पा रही तो वह आम जनता के साथ क्या करेगी? यही सब सोच विचार करके कमिश्नर ने केस सीधे दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथों सौंप दिया और बोला कि जल्द से जल्द सॉल्व करिए। अब ऑर्डर सीधे कमिश्नर के पास से आया तो क्राइम ब्रांच के लोग भी तेजी से जांच शुरू कर देते हैं। अब यहां से मोना को ढूंढने की कोशिश वापस से शुरू हुई। क्राइम ब्रांच में एक टीम का गठन किया गया। मोना के परिजनों से सारी बात की जाती है। आज तक मोना के साथ क्या क्या हुआ, उसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ पर थी, वगैरह वगैरह। घर वालों ने 2 सालों की पूरी कहानी बताई कि पहले मोना का वॉइस मैसेज आया, उसके ही नंबर से कुछ दिनों के बाद उसके पति अरविंद ने कॉल किया। वो लोग रोहतक जा रहे थे। इन 2 सालों में केवल अरविंद से ही बात हुई थी। उसने 5 बार अलग अलग नंबरों से कॉल किया। जब भी कॉल करता तो जगह अलग होती, जैसे कभी मंसूरी, आर्शिकेश, देहरादून, हरियाणा और पंजाब। मोना का ATM कार्ड भी यूज हो रहा था और वह ऑनलाइन UPI पेमेंट भी कर रही थी। और हाँ, मोना ने कोविड वैक्सीन भी लगवाया। ये सब सुनकर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सीधे अपना फोकस उन नंबर्स पर करते हैं जिससे अरविंद ने कॉल किया था। मोना के घर वालों ने तो उन नंबर्स को सेव करके रखे थे। ये क्राइम ब्रांच को दे देते हैं। 4 से 5 नंबर मिले, इन सबको खंगाला जाता है।
कब कौन सा नंबर कहां पर एक्टिव था, इन नंबर्स को किसने खरीदा था, इसके मालिक कौन हैं। आमतौर पर सिम खरीदने से पहले आईडी प्रूफ लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, तभी सिम रजिस्टर हो पाता है। यहाँ पर भी क्राइम ब्रांच ने सोचा कि सिम रजिस्टर करने से पहले आईडी प्रूफ भी लिया गया होगा। क्राइम ब्रांच ने उन नंबर्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलवाए। जो फॉर्म मिले उसके एड्रेस पर जाया गया। नंबर रखने वालों से पूछताछ हुआ। यहाँ से एक चीज मिली कि सभी के सभी नंबर्स को फर्जी तरीके से लिया गए थे। फार्म में फोटो किसी और की थी और नाम किसी का, और इन फार्म्स को मोना के परिजनों को दिखाया गया। एक फोटो को घर वाले थोड़ा थोड़ा पहचान रहे थे। नाम लिखा था पवन कुमार पुलिस। पहले बताए गए एड्रेस पर गई, यानी पवन कुमार के घर गई। पता चला कि यह नंबर तो इसका है, पर फार्म में जिसकी फोटो लगी है वो ये नहीं है, किसी और का फोटो है, और ये किसका है नहीं पता। ये सब सुनकर पुलिस हैरान हुई। अब ये फोटो वाले इंसान को ढूंढते हैं। घर वालों को याद आया कि ये फोटो वाला आदमी हमारे घर के फंक्शंस में आ चुका है। मोना के एक दोस्त हैं सुरेंद्र राणा, ये दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और पीसीआर ड्राइवर हैं। ये फोटो वाला आदमी उनके ही साले यानी उनकी पत्नी के भाई रोबिन के साथ आया था। शायद ये रोबिन का दोस्त है। इस जानकारी से पुलिस को बहुत मदद मिली। ये आसानी से उस आदमी का पता कर लेते हैं। वह आदमी मिल जाता है। उसे उठाकर पूछताछ किया गया कि तुम्हारी फोटो इस सिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कैसे आई। इसने बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त रोबिन ने मेरी फोटो मांगी थी। अब रोबिन को उठाया गया। उसने कहा कि मुझे मेरे जीजा जी ने बोला था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूं, जीजा जी ने ही लड़की को मारा। ये आखिरी लाइन सुनकर क्राइम ब्रांच के लोग चौंक जाते हैं। रोबिन क्या बोल रहा है, मोना अब जीवित नहीं है। उसके जीजा जी यानी सुरेंद्र राणा ने मोना का कत्ल कर दिया है। जो आदमी इतने महीनों से मोना को ढूंढ रहा है, जो परिवार के साथ खड़ा है, पुलिस के साथ है, उसे ने कत्ल किया है। आखिर उसने बेटी या बहन मानने वाली उस लड़की का कत्ल क्यों किया, और ये इतने दिनों से छिपा क्यों रहा है, उसके जीवित होने का सबूत क्यों दे रहा है। अब क्राइम ब्रांच ने सीधे हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा को उठा लिया। इससे शक्ति से पूछताछ हुई। उसने कबूल किया कि मोना का कत्ल हो चुका है और उसी ने ही किया है। आज से करीब 2 साल पहले उसने ही कत्ल करके शव को ठिकाने लगा दिया। कत्ल करने के बाद इसने सारी कहानी रची मोना को जीवित दिखाने की, जैसे कि वह किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, शादी कर ली है। चूंकि मोना और सुरेंद्र की फोन पर बातें होती रहती थीं, तो इसी वजह से सुरेंद्र के फोन में मोना की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। यह ऑटोमेटिक ही रिकॉर्ड हो गए थे। सुरेंद्र ने मोना की इन्हीं बातों को निकाला और उसे फोन में एडिट किया, काट छाट कर बातें निकाली, जैसे कि मैं ठीक हूं, घर नहीं आऊंगी, मम्मी बेवजह परेशान हो रही हैं, मेरा मूड खराब होगा, वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी आवाजें निकालकर ये मोना के फोन से ही उसके परिजनों को भेजने लगा। 3 या 4 बार ये भेजता है। लगा कि अगर ये ऐसा बार बार करेगा तो पुलिस पकड़ सकती है, और इसने मोना की पुरानी रिकॉर्डिंग और कुछ अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके ऐसी कहानी बनाई कि सच में लगे कि मोना घर से दूर रहना चाहती है। जब तक अरविंद के घर वाले उन्हें ढूंढना बंद ना कर दे, वो घर नहीं आएगी। जबकि मोना ने किसी और टॉपिक पर पोस्ट में सुरेंद्र से बात की थी, अरविंद इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके दूसरे कॉन्टेक्ट में ले गया, जिसका मेन पुलिस वाला का दिमाग चल रहा था। इसने अपनी कहानी में अपने साले रोबिन को लाया, उसे सारी सच्चाई बताई कि मोना नाम की एक लड़की का इसके हाथों कत्ल हो गया है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तुमको रोबिन से अरविंद यानी मोना का पति बनकर बात करनी है। सुरेंद्र रोबिन को अलग अलग जगहों से फोन करवाता था। मोना के घर वालों को फिर होटल वाली कहानी आई। कत्ल करने के बाद मोना के सारे आईडी कार्ड्स और मोबाइल फोन सुरेंद्र ने ले ही लिए थे। ये कॉल गर्ल्स को बुलाता कहता कि तुम्हें इस आदमी यानी रॉबिन के साथ यहां पर जाना है, तुम्हारी पहचान मोना होगी, ये आधार कार्ड लो, अगले दिन होटल से चेकआउट कर देना, फिर तुम्हें जहां जाना होगा चली जाना, बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, इसमें कुछ करना तो था नहीं। सारा खर्च सुरेंद्र ही उठा रहा था, इसलिए कॉल गर्ल्स भी बिना सवाल किए मान जाती थी। इस तरह से अलग अलग होटल में मोना के नाम से रूम बुक होते हैं। वैसे ये टाइम कोविड का चल रहा था और सभी लोगों के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, इसलिए होटल के रिसेप्शन पर कोई ध्यान नहीं देता कि आधार कार्ड में छपी फोटो सामने वाली महिला से मिल रही है या नहीं। होटल चेकआउट करने से पहले ही जानबूझकर मोना की किसी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी रूम में छोड़ दी जाती, ताकि अगर पुलिस यहां पर आए तो उन्हें एहसास हो कि मोना यहीं पर रुकी हुई थी। ऐसे ही सुरेंद्र ने किसी महिला का कोविड वैक्सीनेशन भी कराया और आधार कार्ड दिया। मोना का चूंकि महिला के चेहरे पर मास्क था तो किसी ने यहां पर भी ध्यान नहीं दिया। मोना का एटीएम कार्ड भी सुरेंद्र यूज करता, बैंक अकाउंट में हलचल होगी, लेन देन होगी,
तो लगेगा कि मोना भाग तो रही है, लेकिन खर्च करने के लिए एटीएम या यूपीआई पेमेंट यूज कर रही है। रॉबिन से 5 अलग अलग जगहों से कॉल करवाया गया था अरविंद बनकर, क्योंकि सुरेंद्र एक पुलिस वाला था तो जानता था कि कैसे क्या होता है, कैसे कोई बदमाश फेक आईडी बनाकर सिम खरीदता है। यही पेतरा सुरेंद्र ने भी अपनाया और सिम कार्ड खरीदा। इसी में एक राजपाल की फोटो और पवन कुमार नाम का आईडी कार्ड यूज किया गया। ये सारी चीजें सुनकर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर दंग रह जाते हैं। 30 सितंबर 2023 को सुरेंद्र पुलिस को दिल्ली के ही बुरारी इलाके में आने वाले पुस्ता नाम की जगह पर ले गया। यहां पर एक बड़ा सा नाला था। पुलिस अपने साथ सफाई कर्मचारियों को भी लेकर आई थी। सुरेंद्र ने यहां पर इशारा किया। सफाई कर्मचारी नाले में उतरकर फावड़े से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। यहां पर बहुत पानी था। नाले के अंदर भारी भरकम पत्थर भी रखे हुए थे। ये सारे पत्थर सुरेंद्र ने खुद रखे थे। उस वक्त पत्थर हटाकर खुदाई हुई। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद नाले से इंसानी हड्डियां निकलती हैं। सुरेंद्र की निशानदेही पर ही ये सारी चीजें निकली। अब सवाल उठा कि आखिर सुरेंद्र राणा ने मोना का कत्ल क्यों किया। बात कुछ यूं थी कि सुरेंद्र राणा मोना से एक तरफा प्यार करता था। 2012 में इसने ड्यूटी ज्वाइन की थी और 2014 में। मोना ने दोनों दिल्ली पुलिस के पीसीआर यूनिट में थे। क्योंकि दोनों साथ में ड्यूटी करते थे तो इनमें जान पहचान हो गई, फिर दोस्ती हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लड़की सुरेंद्र को डैडी बोलती थी और सुरेंद्र बेटा बोलता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ड्यूटी के दौरान ही सुरेंद्र को लड़की से प्यार होने लगा। आकर्षित होता है। वैसे सुरेंद्र की शादी हो चुकी थी। इसका एक 12 साल का बेटा भी था, लेकिन यह बात इसने कभी मोना को नहीं बताई। भले ही यह मोना के घर फंक्शन में जाता था, लेकिन कभी यह मोना को अपने घर नहीं ले गया, क्योंकि घर पर सुरेंद्र की पत्नी थी। इधर मोना एक ब्रिलियंट लड़की थी। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम इसने आसानी से क्लियर कर लिया। अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसे भी ये क्लियर कर लेगी। सुरेंद्र को इससे प्यार तो हो ही गया था। इसने सोचा कि यह आगे चलकर बड़ा अफसर बनेगी, फ्यूचर ब्राइट है, इससे शादी कर लूं तो अच्छा होगा। साथ में इसकी कुछ गंदी नीयत भी थी। काफी सालों तक दिल में प्यार रखने के बाद 2018 में सुरेंद्र मोना से प्यार जाहिर करता है। मोना ने उसे समझाया कि उसे प्यार के दलदल में नहीं फंसना है। उसका फोकस केवल यूपीएससी है, आईपीएस बनना है। ऊपर से ये इसे पिता के समान देखती है। आगे मोना ने कांस्टेबल की नौकरी से रिजाइन कर दिया और मुखर्जी नगर चली गई। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सुरेंद्र अपने स्वार्थ के लिए मोना की मदद करता है। अब तो दोनों दूर हो चुके थे। मोना मुखर्जी नगर में थी और सुरेंद्र पीसीआर में ड्यूटी कर रहा था। इनका मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया, लेकिन सुरेंद्र अक्सर मोना को कॉल करता था। कभी कभी तो उससे मिलने के लिए पीजी भी चला जाता। जब ये शादी करने को कहता तो मोना इसे मना कर देती। ऐसे ही सुरेंद्र 8 सितंबर 2021 को मोना के पीजी गया। बोला कि तुम इतने दिनों से मेरे घर जाने को बोल रही हो, चलो आज चलते हैं, इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। मोना मान गई और सुरेंद्र के साथ चल दिया। सुरेंद्र अलीपुर में रहता था। दोनों ऑटो से निकले। बीच में ही बुरारी के पुस्ता का सुनसान इलाका पड़ता है। मोना से बोला कि घर ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते हैं बातें करते करते। इसके बाद दोनों ऑटो से उतर गए और पैदल चल दिए। जब ऑटो निकल गया तो सुरेंद्र ने फिर से मोना से शादी करने को बोला। मोना ने फिर से इसे मना कर दिया। अब यह सुनसान रोड पर सुरेंद्र मोना का गला दबाने लगता है। थोड़ी ही देर में मोना ने दम तोड़ दिया। रोड के किनारे पर नाला बह रहा था। सुरेंद्र मोना के लाश को घसीट कर नाले के पास लाया। उसने मोना का पर्स खुद रख लिया, जिसमें उसका फोन, उसके आधार कार्ड और बाकी आईडी प्रूफ थे। उन दिनों नाले के किनारे किनारे पर सूखा हुआ था, पानी कम था, किनारे पर थोड़ी मिट्टी भी गीली थी। सुरेंद्र ने यहीं पर छोटा सा गड्ढा किया, ज्यादा गहरा नहीं। ये मोना के लाश को गड्ढे में फेंक कर ढक देता है। आसपास कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। इसने उन पत्थरों को गड्ढे पर लाकर रख दिया ताकि यह ना लगे कि यहां पर खुदाई हुई है, और फिर यह भी कि नाले में जब पानी भरे तो मिट्टी से लाश ऊपर ना आ जाए। सुरेंद्र को यह डर था कि अब मोना को पता चल गया कि मैं उससे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। अगर मोना ने किसी को बता दिया या मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बदनामी होगी, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। अगर लाश जिंदा रखने की कोशिश ना होती और लाश किसी को मिल जाती तो सुरेंद्र सीधे पकड़ा जाता, क्योंकि ऑटो वाले ने आखिरी बार मोना को सुरेंद्र के साथ ही देखा था। इसके साथ साथ मोना के पीएचडी के आसपास रहने वाले लोगों ने भी देखा था।
अगर जुलाई 2023 में मोना की बहन कमिश्नर से नहीं मिलती और केस क्राइम ब्रांच को नहीं दिया जाता तो केस कभी नहीं खुलता। मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में ही केस की फाइल पड़ी रहती और धूल खाती। हड्डियों को गड्ढे से निकालने के बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर सारी फॉरेंसिक जांच होनी थी। परिजनों का भी ब्लड सैंपल लेकर हॉस्पिटल भेजा जाता है। डीएनए जांच के लिए आगे इस केस की सुनवाई होगी। मुकदमा होगा तो केस 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था। और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा ना रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही विभाग की एक पुलिस वाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का यह रवैया सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत है। मुजरिम सुरेंद्र राणा क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। धन्यवाद।